हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले दो वीडियोज़ में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप कोई से भी क्लास के अंदर, कोई से भी चैप्टर में, कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। दो क्या कह रहे हैं, तो अभी तक अपन है ना इन 13.2 में अपन ने क्या पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ना। इसके अंदर अपन ने दो तरह के इवेंट पढ़े हैं, एक तो डिपेंडेंट इवेंट है और एक क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। थोड़ा सा मैं उन पे प्रकाश डाल दे रहा हूँ ना। क्या है, MTP है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। इससे अपन कोई दो इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करते हैं ना। कोई भी दो इवेंट के एक साथ होने की, कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड F होने की ना। अगर ये दोनों इवेंट है ना, ये इफ है ना, इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट हैं, अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PE इंटरसेक्शन F क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे है कि पहले के है ना, ये दो इवेंट होने, E और F दोनों एक साथ होने, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F। इंटरसेक्शन क्या कहता है प्रोबेबिलिटी में, एंड है ना। तो दोनों हैं, तो और दोनों कैसे, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब पहले के होने का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे होगी, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे बनते हैं, विद रिप्लेसमेंट ना, विद रिप्लेसमेंट, ये अपने देखा था। ठीक है। फिर देखे थे इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F क्या होगी, भी दो घटनाएं होनी है और दोनों कैसी हैं, डिपेंडेंट है। एक के घटित होने का दूसरी पर फर्क पड़ता है, तो या तो पहले PE हुई ना, घटना कौन सी हुई है, E हुई है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड इवेंट जो होगा उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बोले सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ देखी थी अपने, एक्सरसाइज 13.1 के अंदर देखी थी। घटना E हो चुकी है और अब कौन सी होगी, F होगी, तो F क्या करेंगे, क्या कंसीडर करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन E हैज बीन अकर्ड है ना। या क्या होगा, F पहले हुई होगी ना, भी दो घटनाएं होनी है E और F है ना, तो या तो P पहले हुई होगी या क्या पहले हुई होगी, F घटना। तो अगर पहले F हुई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F इंटू E की क्या होगी फिर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना। ये अपन ने देखा था 13.2 के इंट्रो में, और उस पर बेस्ड अपन ने एग्जांपल भी कर लिए थे ना। अगर कोई दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का, अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाता है, तो हम क्या देते हैं, वो इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। तो करते हैं आंसर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि यदि PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B दे दिया आपको, और क्या दे दिया कि A एंड B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए ना। कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला लिख जाएगा ना। गिवन जो वैल्यू है पहले वो लिख देते हैं, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कुछ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 3/5 इंटू B की कितनी दे रखी है, 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगी, 3/25। सिंपल क्वेश्चन था है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से यादृच्छा से बिना प्रतिस्थापित किए, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, ये विद रिप्लेसमेंट था, और डिपेंडेंट इवेंट कैसे बनते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो इसने बोला कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से यादृच्छा रैंडमली बिना विदाउट रिप्लेसमेंट दो पत्ते निकाले गए। पहला निकाला फिर दूसरा निकाला, पहले को निकाल के साइड में रख दिया ना। दोनों पत्तों के काले और रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। तो देखो विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे इवेंट बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे ना, सॉरी डिपेंडेंट इवेंट होंगे, सॉरी
ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कैसे है? डिपेंडेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट से डिपेंडेंट है ना। बिना प्रतिस्थापित करेंगे तो डिपेंडेंट इवेंट बनेंगे, और डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? जब दो एक साथ होंगे तो ये है ना। तो पहले क्योंकि कुल पत्ते बराबर क्या है? 52 है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स क्या है? 52। और 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? इक्वली लाइकली है, क्योंकि 52 पत्तों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52 1/52 है ना। कोई सा भी पत्ता निकालो, इक्वली लाइकली है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए अपन वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, है ना। अब मैं दो इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। पहला, निकाला पत्ता काला है, निकाला पत्ता काला है, और एफ मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया। दूसरा, दो पत्ते निकाले जा रहे हैं ना, दूसरा निकाला पत्ता काला है, दोनों काले चाहिए मेरे को, काला है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है ना। तो ई में पहला निकला पत्ता काला, पहले कितने पत्ते काले होते हैं आपको पता था? में से 52 पत्तों में से 26 काले हैं, और कुल कितने हैं? 52 हैं। काट दिया तो 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ बीन अकर्ड, ना। अब मुझे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए जब पहली घटना हो चुकी है। पहला पत्ता निकाल के साइड में रख दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापित किए। पहला निकाला पत्ता वो काला था, साइड में रख दिया ना। यूं लिख दो, घटना ई के बाद, है ना, घटना ई घटित होने के बाद शेष पत्तों में काले पत्ते बराबर कितने हैं? 26 - 1 तो 25, और कुल पत्ते बराबर 52 - 1 तो 51। समझा? 51 क्यों? कि पहला इवेंट हो गया, घटना ही घटित होगी, काला पत्ता निकला, वो साइड में रख दिया। 26 कालों में से एक निकल के साइड में रख दिया तो 25 बचे, और टोटल 52 थे, उसमें से एक निकल गया तो 51 बच गया, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई हैज़ बीन अकर्ड, तो क्या होगा? 25/51। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ, है ना, तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई हैज़ बीन अकर्ड। तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 इंटू 25/51, 51 है तो कुछ कट नहीं रहा, तो 25/102 ई इंटरसेक्शन एफ। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 13.2 में फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है 3/25, सेकंड है 25/102, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा से बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है ना। संतरे का कोई एक ऑरेंज का कोई एक क्या है बैग है, उसमें से जो ऑरेंज है वो निकाल कर उनका क्या है बिक्री के लिए ना, रैंडमली उनमें से 3 संतरों को चूज किया जाता है और निकाल कर उनका निरीक्षण किया जाता है ना। संतरों के बैग में से, है ना, 3 संतरे निकाले जाएंगे बिना प्रतिस्थापित किए ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये देख लो, बिना प्रतिस्थापित किए निकाल कर परीक्षण किया जाता है ना। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं तो डिब्बी को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं ना। यदि तीनों संतरे जो निकाले, है ना, वो तीनों के तीनों अच्छे हैं तो उसको बेचने के लिए कर देंगे, स्वीकार कर देंगे, अन्यथा उसे क्या कर देंगे? अस्वीकृत कर देंगे ना, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बेचने योग्य नहीं है। ठीक है, एक डिब्बे जिसमें 15 संतरे हैं, 12 अच्छे और 13 खराब, है ना। एक कोई डब्बा है उसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 तो क्या है अच्छे हैं और 3 क्या हैं खराब हैं। तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। स्वीकृत कब होंगे? जब तीनों निकाले गए संतरे कैसे होंगे? अच्छे होंगे ना। तो तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता चाहिए, मतलब मेरे को, है ना। तो आंसर में दिया है खराब संतरे या अच्छे संतरे, अच्छे संतरे बराबर 12 और खराब संतरे बराबर 3। इसलिए
कुल संतरे बराबर कितने हो गए 15। ठीक है, अब मैं 3 इवेंट डिफाइन कर दे रहा हूँ ना। ई क्या है, पहला संतरा अच्छा है ना, अच्छा है, तीनों अच्छे होने चाहिए। एफ दूसरा संतरा अच्छा है। हमें तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता से, और स्वीकृत कब होगा, जब तीनों निकाले गए संतरे अच्छे होने चाहिए, तो मतलब तीनों होने चाहिए ना, तीनों अच्छे होने चाहिए। और जी क्या है, तीसरी बार जो संतरा निकाला है ना, तीसरा संतरा क्या है, अच्छा है ना, ये भी क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो मेरे को तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई एंड एफ एंड जी है ना, तीनों, ई भी होना है, एफ भी होना है और जी भी होना है ना। तो बारी बारी से पहले ई की प्रोबेबिलिटी ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है ना। तो संतरा ई क्या है, पहला संतरा, और अच्छे संतरे कितने हैं 12, बट्टा में कुल कितने हैं, सैंपल स्पेस में कितने हैं, यहाँ लिख देना, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 15। तो 3 की टेबल में 4/5। ठीक है, अब मान लो है ना, देखो ना, ये बैग था, इसमें से 12 तो अच्छे थे और 3 कैसे थे, खराब थे। एक संतरा निकाला ना, एक संतरा क्या हुआ, निकाल दिया इसमें से, और वो कैसा था, अच्छा था। मतलब ये घटना जो घटित हुई उसमें जो संतरा जो था वो अच्छा था, एक निकल गया। अब संतरे 11 क्या हैं, अच्छे, और खराब कितने हैं, 3 है ना। तो देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई हैज बीन अकर्ड, ई हैज बीन अकर्ड है ना, मतलब पहली घटना हो चुकी है, मुझे एफ ना, एक संतरा निकाल के साइड में रख दिया। अब जब मैं दूसरी बार संतरा चूज करूंगा तो इनमें से कोई सा निकलेगा, 11 अच्छे या 3 खराब में से कोई सा निकलेगा ना, क्योंकि पहला निकाल के साइड में रख दिया बिना प्रतिस्थापित किए। तो अब अच्छे कितने हैं, 11, और खराब, और टोटल कितने हैं, 14। ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड, कटेंगे कुछ है नहीं है ना। ठीक है, फिर इसमें से एक संतरा जब इवेंट एफ हुआ तो निकाल के एक साइड में रख दिया, और वो कैसा था, अच्छा था। तो अब जो बच गए अच्छे कितने हैं, 10, और खराब कितने हैं, 3। अब इवेंट कौन सा होना है, अब इवेंट कौन सा होना है, जी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी व्हेन ई भी हो चुका तो 11 बचे थे, और एफ भी हो गया तो कितने बचे हैं, 10 अच्छे है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी व्हेन ई एंड एफ हैज बीन अकर्ड, तो क्या होगा, तो अच्छे कितने हैं 10, और कुल कितने हो गए 13। कटेंगे कुछ है नहीं, कटेंगे कुछ नहीं इसमें, तो नंबर थर्ड। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ एंड जी है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब पहला भी संतरा अच्छा होना चाहिए, दूसरा भी संतरा अच्छा होना चाहिए, और तीसरा भी संतरा अच्छा होना चाहिए, तो बिक्री के लिए क्या हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट है, बिना प्रतिस्थापित किए डिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई हैज बीन अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी व्हेन ई एंड एफ हैज बीन अकर्ड। तो वैल्यू पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू, ई की कितनी है 4/5 इंटू 11/14 इंटू 10/13, तो 2 से काट दिए तो 7, और कुछ कटेगा नहीं। और यहाँ लिख देना, साइड में लिखना चाहो तो सिंस इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ एंड जी इक्वल्स टू 44/13 91। तो उसके बिक्री के लिए स्वीकृत होने, कब स्वीकृत होगा, जब तीनों संतरे अच्छे होंगे, और उसकी प्रायिकता क्या है 44/91। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड 13.2 में थर्ड है 44/91, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि एक न्याय सिक्का और एक अभिन्नत पासे को उछाला जाता है ना। न्याय सिक्का मतलब फेयर कॉइन है, और अभिन्नत मतलब अनबाइस्ड मतलब फेयर ही क्या है, डाई है ना। एक फेयर कॉइन और एक फेयर डाई को उछाला गया ना। फेयर कॉइन मतलब जिसके हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इक्वली लाइकली है दोनों आउटकम। और फेयर डाई क्या मतलब जिसके ऊपर जो 6 आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है,
सबकी क्या है, इक्वल है ना, मतलब वो भी क्या है, इक्वली लाइकली है। ठीक है, दोनों को उछाला गया। ठीक है, मान ले ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होना ना, मतलब इवेंट ए को डिफाइन कर दिया कि जो कॉइन पे वो तो क्या है, हेड आए, और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है ना, बी इवेंट ए की डिफाइन कर दिया कि डाई पे जो नंबर है वो 3 आए। ठीक है, को निरूपित करते हैं, निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए व बी स्वतंत्र है या नहीं है। दोनों घटनाएं ए और बी को अपन को चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। उन दोनों के एक साथ अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन दोनों के अलग अलग के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी के अगर मल्टीप्लाई के इक्वल आ गई तो है, अन्यथा नहीं। मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो है इंडिपेंडेंट इवेंट, अदरवाइज नहीं है ना। आंसर में पहले क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस है ना, एक सिक्के व एक पासे को उछालने पर सैंपल स्पेस, क्या लिखेंगे पहले सैंपल स्पेस है ना, मतलब सिक्के पर मान लो हेड आया तो पासे पे क्या आ सकता है, 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6 है ना, ये आ सकते हैं। ठीक है, और सिक्के पे मान लो टेल आया तो टेल 1, पासे पे क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है ना मतलब सिक्के पे हेड आए तो पासे पर 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं, सिक्के पे टेल आए तो पासे पर 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं। पहले चेक करो क्या इक्वली लाइकली हैं, सैंपल स्पेस के सारे आउटकम इक्वली लाइकली हैं क्या। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 आने की 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 क्या हो जाएगी, 1/12, इसकी भी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, सबकी क्या है 1/12, मतलब सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। तो मतलब इस सैंपल स्पेस में डिफाइन कोई भी इवेंट की अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। कौन सा सर, बोले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है ना। तो पहले इवेंट ए है ना, सिंस ए इक्वल्स क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होना ना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना है ना। कॉइन पे क्या है, हेड आए, डाई पे क्या रहा उससे कोई मतलब नहीं, कॉइन पे हेड आना चाहिए, ये इवेंट ये कह रहा है ना, कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो इसके आउटकम कौन कौन से हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, कॉइन पे कुछ डाई पे कुछ भी आ सकता है ना। ठीक है, इवेंट बी क्या है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है ना, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है ना, प्रकट होती है ना। डाई पे नंबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, कॉइन पे कुछ भी आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता ना, तो H3 या T3। ठीक है, अब दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या, सिंस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, A इंटरसेक्शन B में क्या है, H3 है, इसमें भी H3 है, तो H3 है ना। अब इन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करते हैं ना, सिंस पहले इसकी कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, कितने आउटकम है A इंटरसेक्शन B में, तो यूँ लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम इन A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस, लिख देंगे सिंस इक्वली लाइकली आउटकम ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स है ना, संभाव्य परिणाम है सारे ये, इसलिए ये लगा देंगे फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या होगी, 1/12, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, सैंपल स्पेस में 12। ठीक है, नंबर फर्स्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। A में कितने हैं 6 है ना, तो 6/12 काट देंगे तो 1/2, नंबर 2 समीकरण। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं कि ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे अपन ने, ये लिख दिया इक्वली लाइकली। B में कितने हैं 2 आउटकम, 2/12 काट देंगे तो 1/6, ये नंबर थर्ड। देखो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई PA एंड PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ रहा है क्या, हाँ तो देखो ना आ रहा है ना, 1/6 इंटू 1/2 1/12 होंगे, बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स कितने 1/12। देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिख देंगे ना, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या करेंगे, एक पास पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। एक डाई है जिसपे 6 नंबर होंगे ना, उनमें से 1 2 3 तो रेड कलर से और 4 5 6 क्या है ग्रीन कलर से लिखे गए हैं। ठीक है, इस पासे को उछाला गया, उस डाई को थ्रो किया गया, तो आउटकम कितने होंगे, वही 6 होंगे। वो कलर अलग अलग है, 1 2 3 का तो रेड है और 4 5 6 का क्या है ग्रीन है। ठीक है, मान लें ए घटना इवेंट ए डिफाइन कर दिया, संख्या समय इवन जो नंबर है वो क्या है इवन नंबर है, और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी हुई है को निरूपित करते हैं ना। इवेंट ए को तो डिफाइन कर दिया कि उस पर जो नंबर है वो कैसा है इवन नंबर है, और बी इवेंट डिफाइन कर दिया कि जो नंबर है वो रेड कलर का है, वो कोई सा भी होना कैसा चाहिए रेड कलर का। ठीक है, को निरूपित करते हैं क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। चेक करेंगे अपन, चेक करेंगे आंसर में। सिंस पासे पर 1 2 3 लाल रंग से व 4 5 6 हरे रंग से लिखे हैं। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स कितने होंगे 6, और सैंपल स्पेस होगा क्या 1 2 3 4 5 और 6 है ना, क्योंकि डाई को थ्रो करेंगे तो इनमें से कोई सा आउटकम आएगा ना। इवेंट डिफाइन कर दो है ना, जो डिफाइन करके हो दे दो, बता दो क्या है। ए क्या है, संख्या सम है ना, संख्या सम है ना। जो नंबर है वो कैसा है इवन नंबर है, चाहे रेड से हो चाहे ग्रीन से, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, संख्या सम है, इवन नंबर होना चाहिए ना। तो इवेंट ए में कौन कौन से इवेंट आएंगे, कौन से आएंगे 2 4 6। ठीक है, और ये 2 किस कलर से है रेड से है, और ये ग्रीन से है, ये कैसा है ग्रीन से। ठीक है, और इवेंट बी डिफाइन कर दिया कि संख्या लाल रंग से लिखी हुई ना, संख्या लाल रंग से लिखी हुई है। तो लाल रंग वाले कौन कौन से आउटकम है इसमें, ये देख लो, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। तो रेड वाले कौन से हैं 1 2 3, यहाँ लिखने की फिर जरूरत नहीं है, सैंपल स्पेस ने आप सैंपल स्पेस में आपने बता दिया तो। ठीक है, तो इनमें फिर देखो इनमें क्या है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आउटकम आए, कौन सा आया 2। ठीक है, और क्योंकि जब डाई को थ्रो करेंगे तो सारे आउटकम कैसे हैं इक्वली लाइकली हैं, कैसे हैं इक्वली लाइकली हैं। इसकी भी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 इक्वली लाइकली हैं। तो कोई से भी इवेंट की अपन प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल्स फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है ना, या टोटल पॉसिबल आउटकम। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ अगर मैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है एक ही, और सैंपल स्पेस में 6, तो 2/6 काट दिया तो 1/3 नंबर फर्स्ट। और यहाँ रीजन दे दो, सिंस ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया आपने, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ए में कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट, 2 4 6 3 एलिमेंट हैं, 3/6 काट देंगे तो 1/2 नंबर सेकंड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। बी में कितने एलिमेंट हैं 3, इसमें है 3/6 काट देंगे तो 1/2, ये नंबर थर्ड है ना। तो आप देखो ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग से, उनका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल है क्या, तो देखो 1/2 इंटू 1/2 1/4 होंगे, इसके इक्वल नहीं है ना। तो लिखूंगा बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ बता दो सिंस
सिंस 1/3 इसकी कितनी है 1/3 डज नॉट इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। इवेंट्स ना, बोले सर आपने आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखा, इनको यूं भी तो लिख सकते थे ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट ना, लेकिन हमसे पूछा क्या था उसने, क्या ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आर नॉट इंडिपेंडेंट है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करें कि मान लें ई और एफ घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ है 3/10 ना। दो इवेंट हैं, किस तरह की भी हैं हमें पता नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी हमको पता है, गिवन है, दे दी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी दे दी 1/5। तब क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं या नहीं है, ई और एफ को अपन को चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं। तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल आ जाता है तो है, अदरवाइज नहीं है ना। आंसर में गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स कितनी है 3/5 नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कितनी है 3/10 नंबर सेकंड, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है ना, ई इंटरसेक्शन एफ कितनी दे दी 1/5 है नंबर थर्ड, ठीक है। तो देखो क्या इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इसके इक्वल आएगा क्या, तो देखो 9/9 3 3 9/50 इक्वल नहीं आएगा ना, इक्वल नहीं आएगा। देख लो बाय फर्स्ट कोमा, वैसे तो निकाल के अपन चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी सीधी दे रखी है, बट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। रीजन दे दो, सिंस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 डज नॉट इक्वल्स टू ई की कितनी है 3/5 इंटू 3/10 है ना, क्योंकि 9/50 होंगे, कुछ कटेंगे नहीं, मतलब 1/5 डज नॉट इक्वल्स टू 9/50 है ना। Therefore E and F are not independent events ना। चेक कर लेते हैं, चेक ही नहीं किए, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 13.2 में क्वेश्चन नंबर 6 ये और एफ स्वतंत्र नहीं है ना, और पीछे वाले स्वतंत्र नहीं है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से, पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि ए और बी घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 3/5 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है स्मॉल पी दे दिया ना, दो इवेंट दे दिए ए और बी, इस तरह से डिफाइन कर रखे हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी तो 1/2, उन दोनों की ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5 और बी की प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी है। पी का मान याद कीजिए ना, तो हमें स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब फर्स्ट पार्ट में उसने बोला घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और सेकंड में घटनाएं क्या है स्वतंत्र है ना। तो आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल है, बस ये थोड़ा सा वेरी इजी क्वेश्चन है ना। गिवन पहले जो गिवन वैल्यू है वो लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी इक्वल्स टू 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या दे दी स्मॉल पी। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला उसने, घटनाएं ए और बी क्या है परस्पर अपवर्जी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ना, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या होता है, क्या होगा 5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी 0 होगी, ठीक है 0 होगी है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला मेरे पास है ना, 11th क्लास के अंदर पढ़ा था अपने, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इसको नंबर फर्स्ट मान लेना ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी है ना। ये तो पता है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो उनका इंटरसेक्शन 5 होगा,
और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, है ना। इसमें जो जो वैल्यू आपको पता है रख दो। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5, देयरफॉर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 प्लस बी प्रोबेबिलिटी, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी माइनस इसकी कितनी है, 0। कहाँ से लिखा अपने ये, बाय फर्स्ट। तो 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये लिख दो। अब मुझे पी की वैल्यू चाहिए, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में ना, तो पी क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2। तो पी इक्वल्स टू एलसीएम कितना आया, 10, कितना आया 10, 3 दूनी 6 माइनस 5। तो पी की वैल्यू क्या आई फर्स्ट पार्ट में, पी की वैल्यू क्या है, स्मॉल पी की वैल्यू क्या आई, 1/10, ये स्मॉल पी है ना, ठीक है। सेकंड पार्ट में व्हेन घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र है, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो ये करते आ रहे हैं अपन 13.2 में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 इंटू पी नंबर सेकेंड। अब वापिस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर जो जो है आपके पास। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 3/5, ए की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बी की कितनी है पी माइनस इसकी कितनी आई p/2। कहाँ से, बाय सेकेंड। देखो ना, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, और इसकी वैल्यू ये मैंने इक्वेशन सेकंड में निकाल के इंडिपेंडेंट इवेंट वाला प्रॉपर्टी लगा के ना। तो इसकी वैल्यू इधर आएगी 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू, इसको सोल्व करूँगा तो कितने, पी में से हाफ पी गया था, देखो इसके नीचे वन मान लूँगा, तो 2p माइनस p/2। ये तो सोल्व होके कितना आएगा, ये तो सोल्व होके कितना आएगा 1/10, और ये कितना आएगा p/2। इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो p क्या हो जाएगा 2/10। देखो ना, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, काट देंगे तो 1/5। चेक कर ले रहे हैं दोनों आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 13.2 में 7th है, फर्स्ट पार्ट 1/10 और सेकंड पार्ट 1/5, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है ना। ए और बी कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे दी। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड। ये दोनों तो 13.1 के अंदर भी अपन ने कर लिए थे। तो देखते हैं जो जो वैल्यू दे रखी है पहले वो लिखते हैं। गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी दे दी 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी दे दी 0.4। अब मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, है ना। सिंस आई इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, आई ई का मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट, या पूरा लिख देना है ना। तो वैल्यू पुट कर दो 0.3 इंटू 0.4, 4 12, 2 डिजिट छोड़ तो 0.12। चलो जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दो 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, तो 0.7 माइनस 0.12। 70 में से 12 गए तो 58 है ना, 58 12 70 होते ना, तो 0.58 ए यूनियन
बी। ठीक है, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, तो क्या का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, ये हो चुका है ना, यहाँ पे ये हो चुका है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.58 अपॉन बी की कितनी है 0.4, 0.4। यहाँ से ये क्या है, 70 में से 12 गया तो 58, 70 में से 10 में से 2 गए तो 8 और 6 में से 1 गया तो 5। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ रही है, ये 0 से कट गया है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज़ बीन अकर्ड क्या आई 58/40, 2 की टेबल में काटा तो 29/20, जो ग्रेटर आ रहा 1 से, विच इज जो संभव नहीं है ना, जो संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती। चेक कर ले रहे हैं इसका आंसर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है इसने। इसने तो दे रखा है 0.43, 4 × 12 और 7 58। ओह सॉरी, ये मैंने वैल्यू किसकी रख दी, ये वैल्यू किसकी रख दी, ये वैल्यू किसकी रख दी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो ये आई, मैंने ए यूनियन बी वाली रख दी। ये क्या आई 0.12 है ना, 0.12। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में कर दिया अपने काम, जल्दबाजी में कर दिया ना। संभव क्यों नहीं है, वही तो देखा मैंने कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू किसकी रखनी थी, ए इंटरसेक्शन बी की, और अपन ने रख दी किसकी थी, ए यूनियन बी की। ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 0.12 है ना। हाँ, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो 12/40 है ना। 4 की टेबल में 3 बार और 4 की टेबल में 10 बार, तो 0.3। ठीक है, और ध्यान रखिए थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो घटित हो चुकी उसकी प्रायिकता ना। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.12 अपॉन ए की कितनी वैल्यू है 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा है ना। तो 4 की टेबल में या 3 की टेबल में 10 बार, 3 की टेबल में 4 बार, तो 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड, ये है क्या, यही है क्या, ये तो नहीं है शायद। जीरो 0.3 और 0.4 बिल्कुल सही है ना, 0.3। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 8th में फर्स्ट है 0.12 और सेकंड है 0.58, थर्ड है 0.3 और फोर्थ है 0.4, बिल्कुल सही है। मैं ये सोच रहा था कि तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ए की प्रोबेबिलिटी आ गई ना, किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, बी के घटित होने का कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों, हाँ स्वतंत्र घटनाएं यार, ध्यान दो ना, ये कैसी घटनाएं हैं स्वतंत्र। अपन सीधा भी लिख सकते थे कि ये तो ऐसे फाइंड किया अपन ने है ना, या अपन यूं भी लिख सकते थे, यूं अगर आपने ध्यान दिया हो, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पहली के घटित होने का दूसरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड कितने, 0.3 है ना। तो ये बात आप यूं भी लिख सकते थे, ये बात लिख सकते थे। इसके पीछे रीजन क्या लिख सकते थे कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बी के घटित होने का ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये इसके इक्वल आएगी ना। इस तरह से भी लिख सकते थे और ये ज्ञात भी कर दिया अपन है ना। चलो दोनों तरीके से बता सकते हैं, और बी के लिए भी ये बता सकते हैं। यही रीजन इसका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन बी ए हैज बीन अकर्ड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, और देखो ना इसकी वैल्यू वही आई, देखो ना इसकी वैल्यू यही आई और इसकी वैल्यू ये आई है ना, रीजन वही है। वो ध्यान में है रीजन, तो वो वाला अपन लगा भी सकते थे और यूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अपन फाइंड कर सकते हैं। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी दे दी 1/8। तो हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नहीं और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है ना। तो करते हैं, दिया है क्या दिया है अपन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/8 है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है ना, ये हमें फाइंड करना है ना। वो तो यही तो है, ए नहीं बी नहीं ये है ना। वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना। तो क्या होगा ये फॉर्मूला मेरे पास 1 माइनस डी मॉर्गन्स लॉ है। ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स, ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, सेट थ्योरी के अंदर ना। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या रीजन है, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट इक्वल्स टू 1 है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये माइनस में चला जाएगा ना। तो 1 माइनस ब्रैकेट इसका फॉर्मूला मेरे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। तो 1 माइनस ब्रैकेट इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। तो 1 माइनस ब्रैकेट लघुत्तम 8, 2 प्लस 4 माइनस 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी इक्वल्स टू, सॉरी इधर ये यूनियन नहीं चल रहा, इधर क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये वैल्यू निकल के आएगी इस तरफ ना। हाँ तो क्या आएगी, 1 माइनस कितने हो गए, 4 2 6 में से 1 गया तो 5/8, तो आ गया 5/8 एक मानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स कितने आई, एलसीएम 8 माइनस 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू कितने, 3/8। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 13.2 में क्वेश्चन नंबर 9 3/8 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज 13.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक के, वो करेंगे सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।